महिलाओं के सामने बड़ा सवाल कर्ज का है। नारा भी महिलाओं ने जो दिया कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। और ये भी सच है कि वोटर लिस्ट में नाम महिलाओं के ज्यादा कट गए। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इतने सब कुछ पैसे वैसे बांटे गए और ये इसी इरादे से इस समय चुनाव के समय दिया जा रहा है ताकि हम अपनी नाराजगी भूल करके सरकार को वोट डाल दें। भाजपा माइंडेड हो, किसी कारण से नीतीश जी से खुश हो तो उनके मतदाता उनको करेंगे और सेकेंड फेज में ये निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगा। इस बार तो बल्कि पिछली बार से बड़ा गठबंधन है। पिछली बार 5 पार्टी का था, तो बात तो यही है कि वो 7 पार्टी का बन गया। निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा की 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को है। पहले चरण का मतदान अच्छा हुआ, रिस्पांस उसका अच्छा रहा और इससे दोनों ही गठबंधन, दल की बात नहीं करूंगा मैं, गठबंधन की बात करूंगा, दोनों ही गठबंधन को लग रहा है कि उसके हिस्से में ज्यादा वोट आया है। इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मेरे साथ हैं। मैं उनसे जो समय बच रहा है उसमें उनकी क्या तैयारी है और क्या संभावनाएं पहले चरण के मतदान के बाद दिख रही हैं और दूसरे चरण को लेकर क्या सोच है उस पर बात करूंगा। नमस्कार। जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें 121 सीटों पर मतदान हो गए। महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रही। लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या का मतलब नीतीश कुमार के प्रति समर्थन है। क्या है ये? नहीं, पहली बात तो पहले चरण में बिहार के हिसाब से कहिए तो अच्छी वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग। और आमतौर पे जब वोट का प्रतिशत बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब लोग सरकार के खिलाफ नाराज होते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, जो बिहार में बिल्कुल जमीनी हकीकत ही है। मेरे ख्याल से महिलाओं के प्रतिशत भी कुछ कम हुआ पिछली बार से। और ये भी सच है कि वोटर लिस्ट में नाम महिलाओं के ज्यादा कट गए। इसीलिए महिलाओं के बारे में जो फैलाया जा रहा है कि खूब वोट, एक तो पहली बात महिलाओं के वोट पिछली बार से कम हुए और महिलाओं ने नीतीश कुमार के लिए वोट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो देखा कि महिलाओं में भारी नाराजगी थी। इस बार एकदम महिलाएं ही तय कर देती कि नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इतने सब कुछ पैसे वैसे बांटे गए और इससे नए सवाल खड़े हो गए। महिलाएं पूछ रही कि अचानक अभी पैसे क्यों, ऐसे पैसे क्यों? महिलाओं के सामने बड़ा सवाल कर्ज का है और इसलिए नारा भी महिलाओं ने जो दिया कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। जो 10,000 जो बांटे गए इसको लेकर के भी एक ही परिवार में हमने तो ऐसा बहुत जगह देखा कि 4 महिला है, 3 है, 5 है, एक को मिला, 2 को नहीं मिला। इसलिए इससे और विसंगतियां भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं ने 10,000 पाकर के महिलाओं में इतनी खुशी है। वो डैमेज जो नाराजगी है, हो सकता है कुछ महिलाओं की नाराजगी कुछ कम हुई है, इतनी ज्यादा। जो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि मतलब अंतिम समय में घूस दिया गया, मतलब वो प्रभावी नहीं है। जो घूस दिया गया वो शब्द प्रभावी नहीं है या महिलाओं ने उसको स्वीकार नहीं किया, मतलब क्लियर कंसेप्ट क्या? नहीं, पहली बात है कि 10,000 को तो खाते में आप दे रहे हैं, उसको तो बॉयकॉट करने का सवाल नहीं है। अब है कि 10,000 को किस रूप में हम ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि महिलाओं ने इसी रूप में लिया कि 10,000 जो है वो हमारे हक का पैसा है और जो पूरा हक है उसका बहुत छोटा हिस्सा है और ये इसी इरादे से इस समय चुनाव के समय दिया जा रहा है ताकि हम अपनी नाराजगी भूल करके सरकार को वोट डाल दें। तो ये जो रिश्वत देने लेकर इलेक्टोरल ब्राइब, तो ये बात लोगों को समझ में आ गई। तो जिनको जिधर वोट करना है वो ऐसे ही वोट करेंगे। जो हो सकता है किसी कारण से नीतीश जी से खुश हो, भाजपा माइंडेड हो, तो उनके मतदाता उनको करेंगे और इधर जो मतदाता जिनके सामने बिहार में सरकार को बदलने वाला सवाल है वो महिलाएं बिल्कुल इधर वोट कर रही हैं। तो 10,000 ऐसा कोई गेम चेंजर नहीं है जिससे पूरे बिहार की सारी महिला एक तरफा होकर के सरकार के पक्ष में वोट कर रही है। तो जो 121 सीटों पर मतदान हुआ उसको लेके क्या आप लोग को क्या लग रहा है, क्या नंबर? क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही लड़ाई है। बाकी कुछ जगहों पे हम लोगों को लग रहा है कि तीसरा पक्ष भी सामने आता है, क्योंकि जैसे इंडिया जो पूरा गठबंधन तैयार हुआ उसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री के बाद
रही थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी के एक समय में हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ, फाइनली नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा, तो जो गठबंधन अंतिम समय में रह गया, मतलब जो महागठबंधन ही था वही रह गया, महागठबंधन ही रह गया। अब 121 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के अलावा भी कोई नजर आ रहा है तीसरा पक्ष, या आपको लग रहा है कि इन्हीं दोनों में लड़ाई है और इसी दोनों में फैसला होगा? आम तौर पर तो बस दो सीधे बाइपोलर इलेक्शन है। अपवाद के तौर पर अब 243 बिल्कुल मेरे सामने वैसे मैप नहीं है। अपवाद के तौर पर कुछ एक जगह कहीं कोई कैंडिडेट किसी कारण से, कोई एज ए पार्टी, जो सबसे ज्यादा चर्चा थी जनसुराज को लेकर के, जनसुराज पार्टी की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। और जब जिस दिन प्रशांत किशोर ने कह दिया खुद नहीं लड़ेंगे, उसी दिन जनसुराज के समझ लीजिए कि चुनाव में, कम से कम इस बार के चुनाव में जो उसकी उपस्थिति हो सकती थी वो कमजोर हो गई। तो हमें लगता है कि चुनाव बहुत सीधा है, दो पोल के बीच का चुनाव है और स्पष्ट बढ़त इस बार महागठबंधन के पक्ष में है। और उत्तर बिहार में जहां हम लोग पिछली बार कमजोर थे, मिथिला में, कोसी के इलाके में, हम उधर प्रचार करके आ रहे हैं उधर से, तो उसका काफी बदला हुआ माहौल है इस बार। तो बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार से बड़ा गठबंधन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी बिहार के लिए प्रासंगिक बहुत नहीं है चुनाव में। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंड के लिए है, बिहार के लिए उतने ऐसा नहीं है। इसीलिए बिहार में जो महागठबंधन पिछली बार 5 पार्टी का था, तो बात तो यही है कि वो 7 पार्टी का बन गया। और वो 7 पार्टी का बनना, 2 और जो नई पार्टी आई है, आपके वीआईपी और आईआईपी, उनका इधर आना, वो मेरे ख्याल से मायने रखता है उत्तर बिहार के लिए और फर्क पड़ेगा। हमें तो लगता है कि बढ़त है और सेकेंड फेज में ये निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगा। निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले बार एनडीए जो है वो 125 के आसपास जाके अटक गया और आप लोग 100 से आगे बढ़ के रह गए, जिसके कारण बीच में उलटफेर भी हुआ। इस बार क्या क्लियर लग रहा है कुछ ऐसा, कुछ नंबर्स आप बता पाएंगे? एनडीए अटक नहीं गया था, तो बाल बाल बच करके किसी तरह वहां पहुंच गया था। हम लोग अटक गए थे, हम लोगों को पहुंचना था ज्यादा आगे, वहां जाकर के हम लोग अटक गए थे। तो एक हिसाब से बिहार के लिए कह लीजिए तो पेंडिंग एजेंडा है। जो काम पिछली बार हो जाना था वो कुछ वोटों के चलते, कुछ सीटों के चलते नहीं हो पाया, तो इस बार ये पेंडिंग पूरा होगा। ये है बिहार के लिए लंबित एजेंडा बदलाव, और हमें तो लगता है कि बिल्कुल इस बार हो जाएगा। और नौजवानों में जो गुस्सा है वो भयंकर है इस समय। जो नौजवानों ने नारा दिया, जिसने चलवाई लाठी यूथ पर, हिसाब लिया जाएगा बूथ पर, हर बूथ पर हमें वो नौजवान दिखे। महिलाओं में भी नाराजगी काफी है, वो बहुत कम नहीं हुई 10,000 से। बाकी हर तबका असुरक्षित है। छात्र की बात करें, व्यापारियों की बात करें, किसान की बात करें, और 20 साल तो बहुत होता है। 20 साल बाद तो मेरे ख्याल से बिहार में चुनाव बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव। तो राहुल गांधी जो एसआईआर को लेकर सक्रिय हुए थे, चुनाव के लिए उस हिसाब से बहुत देर से सक्रिय हुए, उसका कुछ फायदा नुकसान नहीं लग रहा आपको? नहीं, पहली बात तो एसआईआर तो हुआ ही अभी। एसआईआर को लेकर पहले से कैसे सक्रिय होते हैं? एसआईआर तो जब हुआ, एसआईआर के दौरान वो लगातार रैली कर रहे थे, घूम रहे थे। हमें लगता है कि वो सवाल है कि बिहार, उसमें राहुल जी आए, अच्छी बात, लेकिन वो उसको राहुल गांधी के कोई अभियान के तौर पे देखना सही नहीं होगा। एसआईआर का हमला हुआ बिहार पर, बिहार ने उसको, उसके खिलाफ जबरदस्त जम के प्रोटेस्ट किया और जम के बिहार लड़ा, तभी जाकर के वोट बच पाया। नहीं तो 2 करोड़ का नाम जाता। आधार कार्ड को ये लोग मानने वाले नहीं थे। तो हमें लगता है कि बिहार में एसआईआर से जो हुआ कि लोगों में वोट को लेकर के गंभीरता बढ़ गई कि भाई हमारा जो वोट है इसको छीनने की कोशिश हो रही है और हमें हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी होगी। हमने तो देखा कि बहुत सारे लोग जो बाहर शायद रहते हैं, वोट डालने के लिए आए। हालांकि ऐसे भी लोग मिले जो वोट डालने के लिए आए थे और पता चला कि छठ में आए और नाम नहीं है। बहुत सारे लोगों को चुनाव के दिन ही पता चला कि हमारा नाम नहीं है। तो ये एसआईआर ने कितना डैमेज किया, जो हम लोग जिसको सवाल उठा रहे थे, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का एक टूल है। और करीब करीब पोटेंशियल अगर मतदाता की बात करें 10%, 10 में 1 मतदाता सूची से बाहर हो गए। वो भी कम संख्या नहीं है, लेकिन जो बाकी 9 मतदाता बच गए
उनके अंदर अपने वोट को लेकर के गंभीरता बढ़ी है। गरीबों में, प्रवासी मजदूरों में लोगों ने वोट किया। दूसरी बात है कि जो नारा बिहार से चला, वोट चोर गद्दी छोर, इसमें देखिए वोट चोर, तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि वोट चोरी से अगर सरकार बनेगी तो वो सरकार सिर्फ वोटों की चोरी नहीं करेगी, वोटों की तो चोरी करेगी, वोट चोरी करके सत्ता में बैठ जाएगी, वो हर चीज की चोरी करेगी। वो नौकरी की चोरी करेगी, जमीन की चोरी करेगी, जनता के अधिकारों की चोरी करेगी। तो ये हकमारी और हक चोरी, इसके खिलाफ लोग सजग हैं। और ये भी लोगों को पता है कि वोट चोर गद्दी छोर, वो चोर आराम से छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो चोरी इसीलिए किया है कि ताकि वो सत्ता में बैठ सके, और इसीलिए उनको चोरों को चोरी पकड़ने के बाद चोरों को वहां से उतारना पड़ेगा। ये जो काम करना है वोट चोरों को गद्दी से उतारना, ये काम तो वोटर को करना है और लोग उसको करेंगे। जो आप बता रहे हैं कि 10 में से 1, मतलब 90%, ठीक है, 10% का कट गया, मान लेते हैं 10% हमने कहा हाँ, पोटेंशियल, हाँ, दोनों जो वोटर थे और जिनको वोटर होना चाहिए था। ठीक, तो 90% में 65, 64, 62% का कारण क्या हो सकता है? बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत कारण है। एक तो हमने बताया आपको, एक नंबर कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहने वाले उन्होंने जम के वोट किया, नौजवानों ने किया, गरीबों ने किया। दूसरा हमने आपसे कहा कि SIR ने लोगों को वोट के प्रति और ज्यादा जागरूक बनाया, गंभीर बनाया, लोगों ने वोट डाला, लोग आए बाहर से वोट डालने के लिए। तीसरी बात है, जो एक तरीके से गणित की बात है, कि जब पूरे बिहार में मतदाताओं की संख्या कम हो गई, 47 लाख कम, तो इसलिए पिछले बार जितने वोट पड़े थे उतना ही वोट अगर हो, वो परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रतिशत तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। SIR का जो फिल्ट्रेशन हुआ होगा, जो भी कट फट जो भी हुआ होगा, उससे प्रतिशत बढ़ गया। वो एक मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा है कि 90% जो है वो जागरूक हो गए, तो 90% जागरूक होने के बाद 64%, 65% क्यों अटक गया? वो तो बिहार में, अब बिहार की बात आप जानते हैं, बिहार में पोलिंग अभी भी आसान नहीं है। बहुत लोगों को, गरीबों को वोट नहीं डालने दिया नहीं, मैं वही कर रहा हूँ कि अगर जिनके पास, जिनका नाम सूची में हो, वैसे 25% कहाँ रह जा रहे हैं? वो बिहार में, ये बिहार में यही स्थिति है, लोग वोट नहीं डाल पाते। शहर में मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो वोट शायद डालना उतना नहीं चाहते हैं, उनके लिए उतना इंटरेस्ट नहीं है। अर्बन मिडिल क्लास में, थोड़ा अपर मिडिल क्लास में लोग उतना वोट डालते नहीं है, लेकिन गांव के गरीब तो बिल्कुल डालना चाहते हैं। लेकिन अभी भी बिहार में ये स्थिति है, बहुत सारे जगह पर गरीब को, अगर उनको अपने हिसाब से बूथ उनको ना मिले, तो दबंग लोगों के गांव में जाकर के वहाँ वोट डालना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो अभी भी बिहार में इसको, बात को मानना चाहिए हम लोगों को, कि बिहार में राजनीतिक सामाजिक जो हालात है वो गरीबों के वोट डालने के अनुकूल नहीं है अभी भी। और यही कारण है कि बंगाल में आप देखेंगे कि वहाँ 80% पोलिंग हो जाएगा, बहुत सारे राज्य में 80-90% पोलिंग हो जाएगा। बिहार में अब 60 से ऊपर गया, इसी को लोग बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं। 64%, 65% इस बार हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे स्थिति और बदलेगी, आगे पोलिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। एक जो सवाल वाम दलों से है, वो असल सवाल ये है कि क्या सरकार बनती है, मान लीजिए सरकार बनती है, आप जैसा बता रहे हैं, सरकार बनती है, तो सरकार में कैसे शामिल होंगे? पिछली बार की तरह जैसे सामान्य तौर पर कई बार ऐसा देखने को आया है कि भाई आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं, सरकार में हैं लेकिन सत्ता में नहीं है, मतलब मंत्री पद नहीं ले रहे हैं। क्या ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये था कि पिछली बार तो देखिए जनादेश तो हमको मिला नहीं था। चुनाव के बाद अब नीतीश जी इधर आ गए, तब जाके सरकार बन गई। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस सरकार के बारे में सोचना नहीं चाहिए, अगर चले तो अच्छी बात है। हम लोग बाहर से दबाव डाले ताकि सरकार कुछ काम करे, और हमारा दबाव ने काम किया। हमने जो दबाव डाला उससे वो सर्वे हुआ, जातियों की गिनती हुई, नीतीश जी ने 2 लाख देने की घोषणा की, हालांकि घोषणा पर अमल नहीं किया लेकिन घोषणा की थी। बिहार में 65% आरक्षण का तय हुआ था। तो एक तो हमने वो तय किया था। इस बार हमने कहा है सरकार अगर बनती है, निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और वैसे में हमारे पास भी एक संख्या हो और ऐसा माहौल बनता है कि बिहार में सत्ता में रह करके सरकार में कोई मंत्रालय ले करके हम बेहतर काम कर पाएंगे, तो वो भी हमारे लिए विचारणीय है। ऐसा नहीं कि वो दरवाजा कोई बंद है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बाहर ही रहेंगे,
ऐसी कोई हमारी पॉलिसी है। हमें काम से मतलब है कि बिहार में हम बेहतर काम कैसे कर पाएंगे। दूसरा, हमसे जो लोगों की अपेक्षा है वो अपेक्षा है कि माले आंदोलन की पार्टी है। तो ये जो हमने इंडिया गठबंधन की ओर से जो संकल्प पत्र दिया है, उस संकल्प पत्र पर लोगों को पता है कि माले साथ में है, और इसीलिए अगर मान लीजिए कहा गया 5 डिसमिल जमीन गांव में मिलेगी गरीबों को मकान के लिए, शहर में 3 डिसमिल मिलेगी, अगर ना मिले तो माले के लोग लड़ जाएंगे, लड़ करके उसको हासिल करेंगे। वो जो 1500 रुपए का पेंशन की बात है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात है, तो हमें लगता है कि हमसे जो लोगों की अपेक्षा है, बिहार की अपेक्षा है, हमें तो उस अपेक्षा को पूरा करना है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए मौका मिलता है कि बिहार में शिक्षा जहाँ चौपट हो गई, नीतीश जी ने शिक्षा को और बर्बाद करके रख दिया, नई शिक्षा नीति जो जिससे निजीकरण बढ़ा, शिक्षा महंगी हो गई, वहाँ अगर हमारे कोई साथी शिक्षा जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा मंत्रालय लेकर के बिहार में शिक्षा में सुधार ला सके तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग सोचेंगे, काम करेंगे। मतलब महागठबंधन की सरकार बनती है तो शिक्षा मंत्रालय आपके मतलब शिक्षा विभाग जो है आपका ऐसे कोई काम लक्ष्य हो सकता है। हम लोग बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं बिहार के लिए, बिहार के इंटरेस्ट में, वो रास्ता हमारे सामने है। आपने एक जाति आधारित जनगणना की बात की। जाति आधारित जनगणना को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला, और आरक्षण का मामला भी वापस लटक गया, मतलब अटक ही गया है अभी तक। तो ठीक है, कोर्ट में आप लोग लड़ेंगे, वो तो लड़ रहे हैं। कोर्ट में लड़ने का मामला नहीं है, ये काम तो जो मोदी जी को करना था उन्होंने नहीं किया। ये तो 9th शेड्यूल में उसको डालिए, 9th शेड्यूल में डालने से वो जुडिशियल एम्बिट से बाहर चला जाएगा। तमिलनाडु को तो वैसे ही 69% मिलता है, तमिलनाडु को अगर 69 मिल सकता है इस देश में, तो बिहार को 65 क्यों नहीं, ये सवाल है। और इसका जवाब है कि 9th शेड्यूल में आरक्षण को डालिए, ताकि इसको लेकर के कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो बंद हो जाए। तो कुल मिला के ये है कि आरक्षण का जो कंसेप्ट अभी तक चला आ रहा है वही होना चाहिए, जाति आधारित ही आरक्षण का कंसेप्ट होना चाहिए। जो पैसा जिसके पास नहीं है, आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात नहीं होनी आधार पे भी तो हो गया 10%, और वो 10% आरक्षण का मतलब है लगभग 100%। आर्थिक आधार पर जितने लोगों के लिए जो जिसको जनरल कैटेगरी आप कहेंगे, उनकी टोटल आबादी बिहार के गिनती के हिसाब से 16% है। तो 16% में अगर आप आर्थिक आधार को काम में लगाएं तो लगभग वो 10% की आबादी निकलेगी। तो 10% की आबादी के लिए 10% का आरक्षण भी हो गया। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो तो 100% लगभग लागू हो गया है। सवाल है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण जो संविधान कहता है, और वहां लोगों को हक नहीं मिल रहा है। 65 जो बनना चाहिए वो तो मिला ही नहीं, चोरी हो रही है। जो अभी आरक्षण है, अभी चुनाव से पहले एक दिन हमने देखा कि यहाँ के दलित नौजवान जुलूस निकाले थे आरक्षण चोरी के खिलाफ, लाठी चली, हम लोग गए मिलने। दरोगा के लिए बहाली निकली, 1800 पोस्ट है, 16% आरक्षण के हिसाब से 288, लेकिन उनके लिए वैकेंसी था 208, 210, 78 की चोरी। तो बिहार में सच्चाई ये है कि जो आरक्षण अभी मौजूदा कानून के हिसाब से है फॉर्मूला, वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसमें NFS आ जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल। तो हमें तो लगता है कि आरक्षण में जो कटौती है उसको ठीक करना, आरक्षण का पूरा हक मिले, और उसमें और विस्तार इसलिए जरूरी है कि लोगों की जो आबादी है उस हिसाब से आरक्षण अभी है नहीं। तो आप तो राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल तो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित तौर पे जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे आया, नंबर कम आया, मतलब वो कम दिया गया, सीट कम दी गई, तो ये फॉरवर्ड जो जिसको 16% को आप 100% कर रहे हैं कि 10% आरक्षण से 100%, उन लोग भी आवाज उठा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या वामपंथियों में तो निश्चित रूप से फॉरवर्ड जातियां भी हैं। तो हम इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ जस्टिस की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा ना कि अभी क्या है, अभी है कि इस समय 50% आरक्षण है। अब उस आरक्षण में भी अगर कटौती हो रही है, चोरी हो रही है, उसके खिलाफ तो लोग लड़ेंगे, हम बोलेंगे। दूसरा है कि अभी 10% अपनी EWS कर दिया। हमने ये कहा कि बिहार की आबादी के हिसाब से वो जनरल कैटेगरी जो आप कहते हैं वो 16% है। तो 16% में जब आप आर्थिक आधार पे अप्लाई करेंगे, आर्थिक आधार पर जो एंटाइटल्ड है वो कितना % होगा? तो 16 में आर्थिक तौर पर जो आरक्षण के हकदार हैं उनको आप 10 आपने दे दिया, तो लगभग हमें लगता है कि वो 100% आपने दे दिया। बाकी आपके पास जनरल सीट है, बाकी और भी जनरल सीट है, 50 और 10 हो गया 60, 40% आपके पास जनरल के लिए है। इसीलिए इसमें जो लोग इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते हैं
मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसको आप जस्टिस के हिसाब से देखिए। और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि पूरे सरकारी नौकरी की बात हो, सबके लिए बात हो। हमने जो भी बातें की, हर घर में जहाँ तक एक सरकारी नौकरी नहीं है वह एक सरकारी नौकरी पहुंचे, वो तो सबके लिए है। वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर तबके के लिए नहीं है, या पॉलिटिकली भी हम कहीं कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमने यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। इस पर नहीं था कि वो महागठबंधन को वोट करने वाला वोटर है या बीजेपी को वोट करने वाला वोटर है या नोटा को वोट करने वाला वोटर है। हमने नहीं देखा, हमने वोटर को वोटर देखा। राइट है। हम अभी भी जो कह रहे हैं कि हर घर एक नौकरी पहुंचे, ये घर हम नहीं देखने जा रहे हैं कि भाजपा वाला घर है कि जदयू वाला घर है कि लोजपा को वोट करने वाला। मतलब उसमें आरक्षण लागू नहीं होना, उसमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आरक्षण की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आरक्षण तो कानूनी चीज है। नहीं, आप जो आप ही बता रहे हैं जैसे, तो क्या वो जो हर घर वाला जो मामला है, हर घर नौकरी वाले, उसमें आरक्षण नहीं होगा? वो हर घर को ही मिलना है, उसमें कोई आरक्षण नहीं देखा जाएगा? नहीं, उसमें बिल्कुल देखिए, हर घर सरकारी नौकरी का आरक्षण है, सरकारी नौकरी में ही आरक्षण है, वहां पूरा आरक्षण लागू होगा। लेकिन बाकी निश्चित तौर पर हर घर, जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं तो हम तो वैसे लोग नहीं है जो लोग अभी कह रहे हैं कि भाई 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गई, हमें वोट करो, वोट नहीं करोगे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, वोट नहीं करोगे तो राशन बंद कर दिया जाएगा। हम तो ऐसे नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि लोगों का जो हक बनता है और सबके लिए जो यूनिवर्सल है, वादा है, वो यूनिवर्सल होगा। जो आरक्षण आधारित है वो आरक्षण के हिसाब से लागू होगा। मतलब कुल मिला के है कि हम लोग उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी आप जो प्रयास कर रहे हैं वो रंग लाए और उसके बाद हर घर को नौकरी मिले, ये मान के चले। बिल्कुल उसमें लगता है कि पक्की नौकरी। और देखिए, रोजगार शब्द के साथ ये जो मजाक शुरू हुआ है, डिवैल्यूएशन, तो डिमोनेटाइजेशन सिर्फ वो रुपए का नहीं हुआ, इस कंसेप्ट का। अब रोजगार मतलब मोदी जी पहले बोले थे कि भाई पकौड़ा तोलना, ठीक है, पकौड़ा तोलना अगर रोजगार है, उसके लिए मोदी जी को बताने की क्या जरूरत है, वो तो लोग ऐसे ही करते हैं। इस बार जो बोल के गए कि 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, जियो से डेटा डाउनलोड कर लो और डेटा डाउनलोड करके रील बनाओ और पैसा कमाओ, तो रील बनाना है तो बच्चे ऐसे ही बनाएंगे। तो ये जो मजाक कर रहे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं नौजवानों के साथ, ये बंद हो। सुरक्षित रोजगार की बात, बिहार से पलायन को रोकना जरूरी है और इसके लिए बिहार में सुरक्षित रोजगार और सम्मानजनक जीने लायक वेतन उनको मिले, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के लिए हम लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी, क्योंकि प्राइवेट में ना तो अभी नौकरी है और ना ही वहां कहीं सुरक्षा। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ थे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। उन्होंने बताया कि कैसे महागठबंधन किस प्लानिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरा और कैसे उसने अपनी तैयारी पूरी की है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो बीच में सरकार बनी थी 2020 के जनादेश के बाद, बीच में जो महागठबंधन सरकार बनी थी, उसमें भले ही जो वामपंथी दलों ने मंत्री नहीं, मतलब विभाग नहीं लिया, मंत्रालय जिसको कहते हैं, लेकिन विभाग है मूलतः, विभागीय मंत्री नहीं बनाए, तो वो इस बार अगर सरकार बनती है तो वो विभाग भी लेंगे और ऐसा विभाग लेंगे, खास करके शिक्षा पे फोकस करेंगे। ये एक अच्छा संकेत मिल रहा है। पटना से कुमार जितेंद्र ज्योति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।